फोर्सेबल रेप, यहाँ हम डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्राइम पढ़ रहे हैं और हाउ द वायलेंट टेंडेंसीज आर इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन द सोसाइटी बट एट द वर्ल्ड लेवल। और ख़ास तौर पे आजकल आपने मीडिया में देखा होगा कि फोर्सेबल रेप जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो टाइपोलॉजी ये अलग से टाइपोलॉजी, यानी ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल का रेप हो सकता है, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो किसी दूसरे को फोर्सबली सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। और ये केसेस ज़्यादातर ऐसी जगहों पे होते हैं जो प्राइवेट हों, जहाँ लोगों को प्रेजेंस ना हो, या इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ना हो, या ह्यूमन सर्वेलेंस ना हो। तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये तन्हाई में या उस जगहों पे इसके चांसेस हैं। फिर इसके बाद गैंग रेप, वो उससे भी ज़्यादा सीरियस है, जिसमें 4 या 5 लोग किसी एक इंडिविजुअल का रेप करते हैं, या उसे फोर्स करते हैं इनवॉलेंटरली कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टनर बने। फिर इसके अंदर जो है सीरियल रेप्स हैं, जो एक इंडिविजुअल किसी एक जगह पे कर रहा है, या ग्रुप की फॉर्म में किसी एक जगह पे कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह पे भी उसी तरह से कमिट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे ज़ैनब केस की एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि वो केस लॉ की फॉर्म में अवेलेबल है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल ने ना सिर्फ उस माइनर का रेप किया, बल्कि इस तरह के बहुत सारे माइनर्स का किया, लेकिन इक्विट वो पकड़ा नहीं जाता रहा। और फाइनली वो ज़ैनब के केस में पकड़ा गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें जो फोरेंसिक एविडेंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन उसके साथ साथ लोगों का भी एक प्रेशर था, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल पकड़ा गया और फिर उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट हुई। और सीरियल भी इसकी एग्जांपल दी जा सकती है कि वो जो क्रिमिनल था जिसने ज़ैनब का अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट क्राइम कमिट किया या रेप किया, तो वो उसने बहुत सारे पहले भी बच्चों का रेप कर चुका था। फिर इसी तीसरी टाइप जो इसकी गैंग रेप की है, जिसमें ब्लिट्स यानी हैवी सीरियस किस्म के रेप्स शामिल हैं, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो किसी एक जगह पे भी करता है, फिर दूसरी ओवर टाइम भी करता है, लेकिन एट ए टाइम भी कर रहा होता है। बाज़-औक़ात जो है वो डेट रेप्स, ये वेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ दो इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी से किसी एक जगह पे जाते हैं कि चलें बैठेंगे, कॉफ़ी पिएँगे या चाय पिएँगे या खाना खाएँगे, गपशप लगाएँगे, और उसके बाद उनमें से कोई एक पार्टनर, और जनरली मेल ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो दूसरी पार्टनर खातून जो है वो उसे फ़ेवर देंगे, तो यानी सेक्सुअल फ़ेवर देंगे या सेक्सुअल एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे। तो अगर वो खातून वॉलंटियर नहीं कर रही, तो फिर वो इनवॉलंटरली रेप करता है, एक इंडिविजुअल या ज़्यादा मिलके करते हैं, तो इसको फोर्सेबल रेप कहा जाता है। फिर स्टैच्यूटरी रेप है, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ है कि स्टैच्यूज़ में वो चीज़ अलाउड है। मिसाल के तौर पे कि माइनर जो हैं, छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं, और उन्हें पता नहीं होता या उस एज में नहीं होते कि वो इस को समझ सकें। मिसाल के तौर पे बहुत सारे मुल्कों में आज भी 14 साल की या इवन 12 साल की बच्ची की या बच्चे की शादी अलाउड है। तो उन बच्चों को जनरली ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, और एक एक्टर की किसी दूसरे एक्टर के साथ, मिसाल के तौर पे बच्ची छोटी है 12-14 साल की, 14 या 15 या 16 साल की, और या इवन 18 साल की भी, 18 साल के बाद शादी हो सकती है इवन पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी। लेकिन अगर एक बंदा जो है उसकी एज लेट्स से 40 है, 50 है, 60 है, तो ये एक किस्म का शादी तो है, लेकिन ये साथ में स्ट्रेचरी रैप भी इसको जो क्रिमिनोलॉजी के लिटरेचर में कंसिडर किया जाता है। फिर मैरिटल रेप है, जिसके अंदर इंडिविजुअल बेशक 2 मैरिड होंगे, लेकिन एक पार्टनर नहीं चाहता कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में सर्टेन पार्ट ऑफ टाइम नहीं इंगेज या रेडी है, तो वो कोई दूसरा पार्टनर फोर्सिबली सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज करता है, तो उसको इवन वेस्टर्न जो लॉज हैं उसमें सू किया जा सकता है या उसके अगेंस्ट मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में इसको या और बहुत सारे रिलीजियस लॉज जो हैं उसके अंदर इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे जो क्रिमिनोलॉजिकल लिटरेचर है उसको रेप कंसीडर किया जाता है। यहाँ हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये ऑफेंस हैं, क्राइम्स हैं। ये ऑफेंस और क्राइम्स जो हैं, ये रिटन लॉज के मुताबिक होते हैं, और सर्टेन सोसाइटीज़ में वो लॉज हैं, लेकिन दूसरी सोसाइटीज़ में ऐसे लॉ नहीं है। बाज़ औक़ात लोग एंगर, गुस्से की वजह से इंतकाम लेने के लिए किसी दूसरे को
इवन दे माइट नॉट हैव अट्रैक्शन बट स्टिल दे वांट टू विक्टिमाइज द अदर। तो विक्टिमाइजेशन के लिए जो है वो फोर्सेबल रेप करते हैं और मजबूर करते हैं दूसरे को कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज हों। बाज़ लोग जो है वो अपनी पावर एंड अथॉरिटी शो करने के लिए, ख़ास तौर पे हमारे पास अब भी किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये नौकर नुकरानी का कल्चर है, तो उसके अंदर एक एक्टर में नॉट भी वॉलंटियर नहीं करता सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तो दूसरा उसको मजबूर करता है क्योंकि उसके पास पावर है, उसने उसको तनख्वाह देनी है, या तनख्वाह नहीं भी देनी तो गुलामी के कल्चर में भी ये मजबूरन फोर्सेबल रैप होते हैं। तो ये पावर अथॉरिटी शो करने के लिए, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये मालिक और मालकन या मालकन और नौकर का रिलेशनशिप है, बल्कि उससे हट के लोग अपनी अथॉरिटी पावर डोमिनेंस शो करने के लिए भी दूसरों का रेप करते हैं। और फिर सैडिस्टिक स्टिक्स जो हैं वो ज़्यादातर टार्चर के साथ जो है वो रेप किया जाता है। और आपने ये नोट किया होगा कि कुछ केसेस इवन बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि लोग कब्रिस्तानों में जाके कुछ जो है वो डेड बॉडीज़ के साथ भी अनफॉर्चुनेटली जना कर रहे होते हैं, जो कि बहुत इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन ऐसे केसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ना सिर्फ क्रिमिनोलॉजिकल लिटरेचर में बल्कि आप एवरीडे न्यूज़पेपर्स में भी इस तरह के फोर्सेबल जो रेप की आपको सर्टेन न्यूज़ मिल रही होंगी। तो हमने फोर्सेबल रेप को डिस्कस किया, जिसके अंदर फर्दर 9 टाइपोलॉजीज़, और ये सिर्फ 9 तक मुमकिन नहीं है। हमने ये सिर्फ 9 ही कैटेगरीज नहीं जहन में रखनी, इसके अलावा भी हैं, जैसे कि मैंने आपको कब्रिस्तानों के अंदर का एक एग्जांपल दी। तो ये गैंग रेप की एक एग्जांपल है, सीरियल रेप की दूसरी है, बुलेट्स डेट रेप, स्ट्रेचरी रेप्स, मैरिटल रेप्स, एंगर, पावर, सडिस्टिक्स। ये सारे रेप्स जो हैं वो फोर्सेबल रेप्स हैं, जिसके अंदर एक एक्टर तो एक्टिवली इंगेज है सेक्सुअल एक्टिविटी में, दूसरा नहीं है, दूसरा उसको रेजिस्ट कर रहा है, ये दूसरा डिनाई कर रहा है, लेकिन वो मजबूर है, तो मजबूरी के फार्म में वो इस तरह की एक्टिविटी में इंगेज हो रहा है, तो इसको फोर्सेबल रेप कहते हैं। और ये एक अलग से टाइपोलॉजी है, और उसके अंदर हमने देखा ब्रॉडर टाइपोलॉजी के अंदर फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमने क्राइम्स की डिस्कस की।